हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आए कि सर आप सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे वीडियो बनाइए। तो हम आज मैंने फिर ये सोचा कि चलो मैं इसी पे वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम पढ़ते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तो इसको हम और क्या कहते हैं, CSS भी कहते हैं इसको हम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स are the schemes that are implemented by the state government but are largely funded by the central government। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, उनको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन उनको जो लार्जली फंडेड है, मतलब जो फंड प्रोवाइड करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ स्कीम्स है, नंबर ऑफ़ स्कीम्स कितनी है, तो 29 है। तो ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कितनी है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो उसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो दो टाइप्स की हैं, मतलब उनकी दो कैटेगरीज बनाई गई आगे। एक हमारी आ गई कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, दूसरी हमारी आ गई कोर स्कीम्स। तो जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं वो 6 इन नंबर है और वो लार्जली फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होती हैं ये लार्जली फंड, मतलब टोटली फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनका जो पूरा फंड है, जैसे 6 स्कीम्स हैं ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, तो ये सारी स्कीम्स जो हैं इनका जो पूरा फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम्स हैं जिनका पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपको उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो आपको पता होना चाहिए ये भी कि कौन सी स्कीम्स हैं जिनको पूरा का पूरा फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो हमारी कोर स्कीम्स हैं इसमें क्या होता है कि सेंट्रल कुछ फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये रेशो के हिसाब से जैसे 90-10 की रेशो है, 80-20 की रेशो है, तो इस रेशो में ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो इसमें फंड प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस जो ये वाली स्कीम है MG नरेगा, इसको पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 भी बोला जाता था, बाद में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। तो अब इसको MG नरेगा बोला जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोला जाता है। तो इस स्कीम को नरेगा नंबर 42 भी बोला जाता है। तो उसके बाद आता है, हम पढ़ेंगे एम क्या है इस जो हमारी ये स्कीम है MG नरेगा, इसका एम क्या है। इट एम्स टू एनहांस लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये याद रखना है कि इसका एम क्या है। इसका एम है एनहांस करना लिवलीहुड की सिक्योरिटी को, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। तो कैसे करना है, बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो आपको 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा रूरल एरियाज में जितने भी हैं, तो उनको इस स्कीम के तहत उनको 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा फॉर एवरी हाउस होल्ड। तो हर एक घर के लिए इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में उनको 100 डेज का बेस एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेसिडेंस, और 5 किलोमीटर के अंदर अंदर उनको दिया जाएगा।
ना कि ये कि कहीं मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं, आपको अपनी ही अपने 5 किलोमीटर के दायरे में ही जहाँ पे आप रहते हो उसके अंदर अंदर ही आपको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है इसमें, और इसका एम है कि क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स सच एज रोड्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स। तो इस स्कीम के तहत जो है वो ड्यूरेबल असेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, कैनाल्स होगी, पॉन्ड्स होगी। तो आपने देखा होगा बड़े सारे काम्स जो होते हैं इस स्कीम्स के तहत होते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट जो होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिस है उनका, तो वो करवाते हैं, पंचायत करवाती हैं। तो द एक्ट वाज प्रपोज्ड बाय पीबी नरसिम्हा राव इन 1991। तो जो इस स्कीम का मतलब जो इस स्कीम का जो ये एक्ट है, बेस एक्ट है, गारंटी एमजी नरेगा जो है, तो इसको जो प्रपोज किया था सबसे पहले वो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने किया था 1991 में। फिर 2006 में फाइनली एक्सेप्ट हुआ ये पार्लियामेंट में और कमेंस हुआ। कितनी 625 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें लागू हुआ। उसके बाद 2008 में ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में सब में लागू हो गया। इफ़ वर्क इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसमें, अगर आपको 15 दिन के अंदर, जब आप अप्लाई करते हो उसके 15 दिन के अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है वो दिया जाएगा। तो जो ये स्कीम है, इस स्कीम्स में मेनली इम्प्लीमेंट ग्राम पंचायत इनको इम्प्लीमेंट करती हैं। कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जो ऐसे आपके कॉन्ट्रैक्टर हो गए, कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको काम प्रोवाइड करवाऊंगा, आप मुझे इतनी कमीशन दे दीजिए। तो इसमें डायरेक्टली जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में जाके आपको फॉर्म भर फिल करोगे अगर आप, तो आपको वो 100 दिन का रोज़गार देंगे ही देंगे 15 दिन के अंदर अंदर, और आपके 5 किलोमीटर के एरिया के अंडर अंडर। तो इस एक्ट का जो मतलब जो ये स्कीम है इसका मेन एम होता है कि राइट टू वर्क। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो जो स्कीम्स है, अम्ब्रेला स्कीम है, ये डेवलपमेंट के लिए होती है। शेड्यूल कास्ट जो हैं हमारे, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अंडर दिस स्कीम द मिनिस्ट्री शेड्यूल कास्ट सब प्लान्स विच इज़ एन अम्ब्रेला statutory to ensure flow of targeted financial and physical benefits from all the general sectors of development for the benefit of SCs। तो ये स्कीम जो SCs हैं उनकी शेड्यूल कास्ट हैं उनकी बेनिफिट के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए जो ये स्कीम है ये चलाई गई है। तो इसका मेन जो एम है वो है द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट ए थ्रस्ट टू फायर फैमिली ओरिएंटेड स्कीम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SCs। तो जो SCs हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो भी SC हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। कोई भी स्कीम्स हैं उसमें उनको जो मतलब रिजर्वेशन दी गई है, जैसे SCs को जैसे कहीं जॉब्स वगैरह निकलती हैं तो SCs को रिजर्वेशन दी गई है, तो वो स्कीम्स के अंडर आते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो उसके बाद आता है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू SC सब प्लान्स इज ए सेंट्रल स्कीम अंडर which 100% grant is given to states UTs as an additive to their schedule caste sub plans। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारी अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए मतलब ये स्कीम्स चलाई गई हैं, अम्ब्रेला स्कीम है, वैसे अम्ब्रेला प्रोग्राम है, वैसे ही अम्ब्रेला प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है। The sub-schemes will help to fill critical gaps in institutions and programs for the welfare of scheduled tribes with the focus on specific intervention। तो जो जैसे कि आपको पता है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो बड़े पिछड़े इलाकों में रहते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती है, रोड्स नहीं होते हैं। ठीक है, और स्टडीज़ का भी प्रॉपर उसमें कुछ होता नहीं है, तो उसकी वजह से वो पिछड़े हुए होते हैं। तो उनको भी उनकी डेवलपमेंट के लिए भी
जो स्कीम चलाई गई है तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये अम्ब्रेला जो प्रोग्राम है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है इसमें कि मोर देन 10 करोड़ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस स्कीम। तो ये पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये वाली स्कीम है, जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो उसमें कितने जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिला, कितने शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को इसमें आपको बेनिफिट मिला। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द गैप इन द एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ एसटी कैंडिडेट की चिल्ड्रंस कंपेयर टू दी अदर पॉपुलेशन ग्रुप्स। तो बेसिकली इसका जो एम है वो है कि एजुकेशन अचीवमेंट है जो एसटीज़ की, उनको एनहांस करना, ठीक है, उनके एजुकेशन को एनहांस करना। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे लद्दाख है शेड्यूल ट्राइब, 95% लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब है, और वहाँ पे अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे वो जम्मू आते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ जाते हैं वो पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसका मेन फोकस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, तो वो है उनकी जो एजुकेशन है उनको उसके वेलबींग के लिए वर्क करना, उसके तो टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़। तो उनकी जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं कुछ। उसके बाद है नेक्स्ट अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ जो हमारी होती हैं उसमें हमारे मुस्लिम्स आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, ईसाई आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस स्कीम्स एम टू एम्पावर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बाय असिस्टिंग द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स among them through coaching institution for enhancing their skills and capabilities to make them। तो ये जो स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है। तो ये स्कीम जो है इसका मेन फोकस जो है, मेन जो एम है वो है एम्पावर करना, माइनॉरिटी को एम्पावर करना बाय असिस्टिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जो स्टूडेंट्स की, उनको कोचिंग प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूट में, ठीक है, उनको इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग प्रोवाइड करना, तो उनके स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना। किस चीज़ के लिए उनकी कैपेबिलिटीज़ और जो उनकी स्किल्स हैं उनको एनहांस करना है कि ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सकें इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वो वर्क कर सकें, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, और बिजनेस सेक्टर्स में वो, और इन एडिशन टू गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो वर्क कर सकें। उनकी स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करके ताकि वो कहीं पे भी जॉब ले सकें। उसके बाद है नेक्स्ट अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वैल्यूएबल ग्रुप्स। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू असिस्ट द नीडी डिसेबल पीपल्स इन परस्क्योरिंग ड्यूरेबल्स sophisticated and scientifically manufactured modern standard aids and applied applications that promote their physical, social and psychological rehabilitation। तो इसमें जो हमारे vulnerable groups में जो हमारे आते हैं डिसेबल पर्सनस हैं, उनकी जो फिज़िकल, सोशल और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करना, उनके डिसेबिलिटीज़ के जो अफेक्ट हैं उनको रिड्यूस करना। तो ये इनका इस स्कीम का मेन जो है वो फोकस। उसके बाद हमारी लास्ट और 6 है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम बिल केम इनटू इफेक्ट। तो ये स्कीम लॉन्च कब हुई? 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ये 1995 को हुई। रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल जो 41 है, जिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो बोलता है कि आपको स्टेट के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करना है। तो ये स्कीम जो है वो इसी आर्टिकल के तहत चलाई गई है। तो द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस ए नेशनल पॉलिसी फॉर सोशल असिस्टेंट फॉर द पुअर एंड एम्स एट एंश्योरिंग मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सोशल असिस्टेंट। तो इसमें क्या है, जो हमारे पुअर्स हैं, विडोज़ हैं, डिसेबिलिटी पर्सनस हैं, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन है, जो वो सारा इसमें इसके अंडर आ जाता है।
तो इस स्कीम्स में हम उनको फिज़िकल सोशल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी देख रेख कर सकें, ठीक है। तो इस स्कीम्स में सिर्फ इतना ही है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कोर स्कीम्स हमारी हैं उनको, तो हम थोड़ा थोड़ा करके उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो